जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आपका आज के सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है गाइज, ये एसबीआई क्लर्क प्री 2021 को टारगेट करते हुए फ्रेज रिप्लेसमेंट का डे 8 है, जो कि क्लासेज हमारी रोजाना 4:45 होती है, 4:45। ठीक है, इन क्लासेज के बारे में बता देता हूं जो बच्चे नए जुड़े हैं उन्हें। ये जो हमारी क्लासेज है, इनका पीडीएफ जो है आप लोगों को एक दिन पहले प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ताकि आप आराम से तसल्ली से अपना क्वेश्चंस करें। इसमें डिटेल सॉल्यूशन बताया जाता है, तो आप लोग चेक करने के बाद अपने आंसर्स जो है कितने आपके करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट थे, क्या स्कोर आपने किया, ये क्लास ओवर होने के बाद आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर जरूर लिखा करो। ठीक है, और अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हो तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि मैं उनका जवाब दे सकूं। और साथ ही साथ आप और भी अगर कुछ जानना चाहते हो या और भी आपके कुछ डाउट्स है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हो। वहां पर उनका रिप्लाई देने के लिए मैं आप लोगों के साथ लाइव हूँ उन चीजों के लिए। ठीक है, दूसरी चीज गाइज, ये जो सेशन है ये मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूँ। कहने को मैंने चाहे अभी टारगेट किया एसबीआई क्लर्क प्री 2021 को, लेकिन इनका लेवल जो है वो एसबीआई पीओ मेंस तक के लेवल का है ये। ठीक है, मतलब ये है कि आप ये मानकर चलिए, आज का जो सेशन आप लोगों के सामने फ्रेज रिप्लेसमेंट का है, ये बहुत ही शानदार सेशन है कॉन्टेक्चुअली सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक तो होता है डायरेक्टली आपके सिंटेक्स बेस, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस आपसे फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछा जाए, जहां वर्ब का रोल अपनी जगह सही बन रहा है नहीं बन रहा, आर्टिकल अपनी जगह सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, नाउन की पोजीशंस के अकॉर्डिंग मामला सही है या नहीं है। यहाँ जो है इस वाले में पूरा सेंस बेस है कि सेंस कैसा निकल कर आ रहा है, उसके लिए आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो वोकेबलरी हमने पिछले कुछ दिनों में पढ़ी है वो आज के सेशन के अंदर आपको देखने को ही मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ेंगे। डायरेक्शन हमारे को कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस गिवन बिलो इज सेंटेंस। हर सेंटेंस में आपको नीचे एक फ्रेज दिया हुआ है, शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर्स टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। आपको नीचे जो बोल्ड लेटर्स के अंदर जो चीज आपको दिख रही है, उससे आपको उसे रिप्लेस करना है, उसका सेंटेंस का मीनिंगफुल या ग्रामेटिकली सेंस देने के लिए। चूज द बेस्ट ऑप्शन अमंग द 5 गिवन अल्टरनेटिव्स। नीचे 5 जो आपको अल्टरनेटिव दिए हुए उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, that reflect the correct use of phrase in the context of the grammatically correct sentence। जो सेंटेंस का जो एक्चुअल मीन है उसको रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, रिफ्लेक्ट का मतलब ये हो गया कि सेंस बेस निकल कर आनी चाहिए चीज। इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज, जैसा कि सेंटेंस अगर ऑलरेडी करेक्ट है, प्रिंटेड वाला बोल्ड वाला, मार्क ई, नो करेक्शन रिक्वायर्ड एज द आंसर। तो आपको ई के अंदर जो नो करेक्शन रिक्वायर्ड है वो आपके आंसर के तौर पर आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर जब हम देखते गाइस, तो ये कह रहा है द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑथोरिटीज, ठीक है, एज वेल एज द मीडिया कम्युनिटी हैव कंट्रीब्यूटेड द मेजर्स। अब देखो यार, सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो आई वो है कि हैव कंट्रीब्यूटेड द मेजर से ये आपके एक फ्रेज हुआ। बहुत अच्छे से सुनना इस चीज को, ठीक है। जबकि नीचे अगर हम ऑप्शंस देखते हैं तो ये कह रहा है हैव रिवील्ड द नेसेसरी वैक्सीनेशन, हैव इग्नोर्ड द फैक्ट्स, हैव स्टिप्ड अप एफर्ट्स, हैव नेवर स्पेसिफाइड एक्शंस। मतलब ये है कि ये जो फ्रेज रिप्लेसमेंट है ये यहाँ पर आपके रिफ्लेक्ट सेंस के अंदर यूज लेना चाहिए। मतलब इसका सबसे बेस्ट सेंस जो निकलेगा वो ही आप लोगों का आंसर होगा। मतलब ये है कि इनके अंदर आप डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिख सकते कि जैसा हमने अभी तक जितने फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन किए उनमें जो चीजें निकल कर आई है उस बेस पे यहाँ पर नहीं होगा। तो देखिए, इसका मीन समझेंगे हम, और हर वर्ड के मीन के अकॉर्डिंग इसका हम आंसर निकालेंगे। ये कहता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑथोरिटीज जो है किसकी तरह, ठीक मेडिकल कम्युनिटी की तरह, उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, to contain the threat of a possible outbreak of the नीफा वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब यह है कि जो नीफा वायरस इन्फेक्शन आप लोगों के सामने जो आया है, आ रही है बात समझ में, ठीक है, उसका जो पॉसिबल आउटब्रेक है, मतलब एक तरह से संभवतया जो उसका प्रकोप है, आउटब्रेक मतलब जो फैलाव है, फट रहा है। ठीक है, द थ्रेट ऑफ ए पॉसिबल आउटब्रेक ऑफ द नीफा वायरस इन्फेक्शन, मतलब नीफा वायरस इन्फेक्शन का जो आउटब्रेक है, प्रकोप है, उसका जो प्रभाव है, थ्रेड जो है, टू कंटेन विच हैज सो फार क्लेम्ड एटलीस्ट 4 लाइव्स इन कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट। जिससे क्या है कि
इस कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग कितनी जिंदगियां, 4 जिंदगियां उससे क्या हो गई है, सो फार क्लेम, मतलब मर गए हैं लोग उससे, कितने, 4 लोग उससे मर चुके हैं। तो अब ये जो खतरा हमारे सामने बन रहा है, इस खतरे को क्या करने की बात हो रही है, मेडिकल कम्युनिटी के साथ साथ स्टेट और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर क्या कदम उठाए। तो ये कहता है हैव कंट्रीब्यूट द मेजर्स, ठीक है, पैमाने जो है उनको कंट्रीब्यूट कर ले। तो भैया हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस भी तो देखो। फिर ये कहता है हैव रिवेल्ड द नेसेसरी वैक्सीनेशन, भाई 4 लोग मर गए हो तो नेसेसरी जो वैक्सीनेशन है उनको हम रिवेल करें, तो बिल्कुल हम नेसेसरी वैक्सीनेशन को भी हम कर सकते हैं। ये कह रहा है हैव इग्नोर्ड द फैक्ट, ऐसे फैक्ट्स को हम इग्नोर कर दे, तो गाइस ये इग्नोर करने वाली चीज तो है नहीं, तो इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। फिर हैव स्टेप्ड अप एफर्ट्स, स्टेप अप का मतलब होता है किसी चीज को रोकने के लिए प्रयास तेज करने को क्या बोला जाता है, आपके स्टेप अप एफर्ट्स बोला जाता है। तो बिल्कुल जब 4 जिंदगियां इससे खत्म हो चुकी है, तो हमारे को इसका जो प्रकोप है या इसका जो प्रभाव है निफा वायरस का, उसको रोकने के प्रयास क्या करने चाहिए, तेज कर देने चाहिए। तो ये भी जमता है हमारा। फिर ये कहता है हैव नेवर स्पेसिफाइड एक्शंस, और कभी भी इस चीज के कोई स्पेसिफाइड एक्शंस नहीं, तो ऐसी कंडीशन में ये भी हमारे क्या होता है, रॉन्ग होता है। अब मैं बात करूं गाइस कि अगर नेसेसरी वैक्सीनेशंस की अगर बात हो रही हो, कंप्लीट है, तो सबसे पहले जब हमारे सामने आप सोचो कोई भी वायरस आता है, जैसे कोरोना वायरस आया है, तो वैक्सीनेशन की प्रोसेस होती है बहुत बाद में। पहले हम क्या करते हैं, उसको रोके कैसे, उसके लिए लॉकडाउन लगाते हैं। समझ आ रही बात, सेंस पे जाना, तभी जाकर आप ऑप्शंस के आंसर निकाल पाओगे। हम लॉकडाउन लगाए, ठीक है, उसके साथ साथ पुलिस ने डंडे मारे, तो उसको रोकने के लिए जो प्रयास थे वो पूरी तरीके से हम तेजी से लेकर आए। तो गाइज वैक्सीनेशन की बात भी नहीं होगी, यहां पर आंसर क्या होगा आपके, हैव स्टेप्ड अप एफर्ट्स, ठीक है। आ रही है बात समझ में, जिससे इसको रोकने के जितने भी प्रयास है उनको हम क्या कर सके, तेज कर सके। तो समझ आया तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा। और ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है ये सारे आपके सेंस बेस्ड चलेंगे। अनदर इसके अंदर कोई डायरेक्टली आप ग्रामेटिकल चीजों को निकालोगे तो बहुत कम नजर आएगी आपको। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। बहुत शानदार क्वेश्चन है यार, मतलब मुझे बहुत मजा आया इन क्वेश्चंस को देख के, और गजब क्वेश्चन है। अगर कोई करता है ना, बच्चा सीरियस स्टडी कर रहा हो, तो ये मानकर चलो एसबीआई पीओ टारगेट कंप्लीट होता है इससे। ये कहता है हर बॉडी वाज नॉट हैंडेड ओवर टू रिलेटिव्स, तो इसकी जो बॉडी थी, डेड बॉडी, वो उसके परिवार वालों को सुपुर्द नहीं की गई, हैंडेड ओवर नहीं की गई। फॉर पोस्टमार्टम, किसके लिए, पोस्टमार्टम के लिए। बिल्कुल सही है, परिवार वालों को पोस्टमार्टम के लिए कोई चीज अगर सुपुर्द कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे पोस्टमार्टम डॉक्टर करता है या परिवार करता है। एंड वॉज क्रेमेटेड एट द इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, क्रेमेटेड मतलब होता है जब डेड बॉडी को जलाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रेमेटेड। हिंदी में हम इसे कहते हैं सौदाह। और क्रेमेटोरियम आपके जो होता है उसको हम कहते हैं शमशान, जिसको हम मॉर्चरी भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड भी कहते हैं आपके, ठीक है, और सेमेट्री भी कहा जाता है। कंप्लीट है। और साथ ही साथ उसको क्रेमेटेड कर दिया गया, उसको जला दिया गया, कहां पर, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, इलेक्ट्रिक सौदाह के शमशान के अंदर, ठीक है, जो कि कहां था, वेस्ट हिल में, विद द कंसेंट ऑफ द फैमिली। किसकी सहमति से, परिवार की सहमति से, ठीक है। कंसेंट यानी होता है सहमति। अब अगर मैं मान लीजिए यहां बात करूं गाइज, तो उसकी बॉडी को जो था रिलेटिव्स को दिया ही नहीं, तो पोस्टमार्टम तो रिलेटिव्स करेंगे नहीं, तो ये आपके हट जाता है, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड वैसे ही हटता है, ठीक है। फिर ये कहता है फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग नेग्लेक्टेड बाय देम, ठीक है। अब ये कह रहा है परिवार की सहमति भी है और उसको नेग्लेक्ट भी करे, तो परिवार तो ऐसा नेग्लेक्ट करेगा नहीं जब उनकी सहमति पहले से है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक क्रेमेटेरियम के अंदर इसको आप क्रेमेट कर दो, इसको जला दो, तो ये हमारा हट जाता है सेंस के अकॉर्डिंग। फिर ये कहता है फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग सेंट टू द अदर मोर्चरी, ठीक है, शायद संभवतः इस कारण से कि उसको दूसरी मोर्चरी के अंदर या दूसरे शमशान घाट के अंदर उसको भेज दिया जाए। तो जब परिवार की सहमति एक ही क्रेमेटोरियम के अंदर जलाने के ऊपर हो गई, तो पॉसिबिलिटी किस चीज की, तो ये भी हमारे क्या होता है, हट जाता है। फिर ये कहता है फॉर फियर ऑफ बीइंग आइसोलेटेड, डेड बॉडी को कभी आइसोलेटेड करेंगे क्या, डेड बॉडी को तो डायरेक्टली क्रेमेटेड करेंगे, या डेड बॉडी को आप जो है ग्रेवयार्ड के अंदर किसी भी तरह से उसको दफनाओगे, आप वहां पर इंटर करोगे, उसका इंटरमेंट होगा, ठीक है, तो ये यहां से हट जाता है। और फिर कहता है फॉर फियर ऑफ वायरल इन्फेक्शन, हो सके कि अगर उसके परिवार वाले इस चीज पे सहमति नहीं दे कि उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेमेटोरियम के अंदर हम नहीं जलाएंगे, हम उसको हमारे तरीके से करेंगे, तो शायद इस चीज का डर है कि कहीं पर वायरल इन्फेक्शन नहीं हो जाए, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा गाइस, फॉर फियर ऑफ वायरल इन्फेक्शन।
इसको यहाँ पर आप रख कर देख लीजिए तो आंसर निकल कर आता है कि हर बॉडी वॉज नॉट हैंडेड ओवर टू रिलेटिव्स फॉर फियर ऑफ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के डर के कारण उसके परिवार को जो था उस औरत की जो बॉडी है या लेडीज की जो बॉडी है वो सौंपी नहीं गई एंड वॉज क्रेमेटेड एट द इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, और वहां पर इलेक्ट्रिक जो क्रेमेटोरियम था उसमें उसे जला दिया गया वेस्ट हिल के अंदर। किसकी सहमति से? परिवार की सहमति से। समझ आया हो तो डन कीजिए और डाउट हो तो पूछिएगा, किसी भी तरह से कोई भी डाउट हो तो ये देखिए गाइस पूरा का पूरा सेंस बेस है। सॉरी, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है he plans to focus on bringing together experts and cycling enthusiasts। ठीक है भाई, वो प्लान करता है किस चीज का? he plans to focus on, मतलब उसका प्लान जो था वो किस चीज पे फोकस करते हुए था कि वो साथ लेकर आए। ब्रिंगिंग का मतलब है साथ लेकर आए। किन किन को एक साथ लेकर आए? वो एक्सपर्ट्स को और जो साइकिलिंग एंथुजियास्ट जो होते हैं जिनके अंदर साइकिल चलाने का जुनून होता है भयंकर तरीके से। टू बिगिन विद, और सबसे पहले, हिंदी में एक जो होता है सबसे पहले या एट फर्स्ट इन स्टार्टिंग, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? टू बिगिन विद। ही वुड रीच आउट टू ऑल द कंटेस्ट। ठीक है, वो हर प्रतियोगी तक या हर कंटेस्टेंट तक वो क्या कर सके? अपनी पहुंच बना सके, उन तक पहुंचे एंड एंकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट। मूवमेंट यानी होता है कोई भी अभियान, कैंपेन या आंदोलन को, और साथ ही साथ वो उस मूवमेंट के अंदर उन पार्टिसिपेंट्स जितने भी है या कंटेस्टेंट जितने भी है उनके पार्टिसिपेशन को वो क्या कर सके? एनकरेज कर सके। ठीक है, हौसला अफजाई कर सके। आ रही ये बात समझ में? ठीक है, उनके पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित कर सके। तो गाइज अब यहां पर हम देखेंगे तो पहला कहता है परस्यूड देम टू बी फर्म। ठीक है, तो यहां रख देते एंड परस्यूड देम टू बी फर्म इन द मोमेंट। वो उनको परस्यू करे, उन पे जोर डाले कि वो उस मोमेंट के अंदर, उस अभियान में या उस आंदोलन के अंदर, ठीक है, वो क्या करे? उन चीजों के ऊपर टिके रहे। तो गाइज यहाँ पर साथ लाने की बात हो रही, तो आपसे सहमति से चीजें होगी, तो परस्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है रिपोर्ट देयर एक्शन, और उनके एक्शन को उस मोमेंट में रिपोर्ट करे। तो एक्शन को रिपोर्ट किस तरह से करेगा भैया? जब पहले वो ये कह रहा है कि उसका प्लान था कि वो एक्सपर्ट्स को और साइकिल एंथुजियास्ट जो है उनको एक साथ लेकर आए कंप्लीट, और हर पार्टिसिपेंट तक अगर वो पहुंचेगा तो ऐसी कंडीशन में एक्शन को रिपोर्ट नहीं कर पाएगा। और फिर कहता है डिसअप्रूव देयर एप्लीकेशन। तो जब यहाँ पर गाइस सारी बात पॉजिटिव हो रही है तो नेगेटिव सेंस में कुछ नहीं होगा, और जब डिसअप्रूव नेगेटिव में नहीं होगा तो कैंसिल भी नहीं कर सकता उनके पार्टिसिपेशन को, क्योंकि वो खुद लेकर आना चाहता है एक साथ सबको। तो ये गाइज आपका आंसर होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। मतलब बिल्कुल सही है कि वो उन सब पार्टिसिपेंट्स तक या कंटेस्टेंट तक पहुंचे और उनके पार्टिसिपेशन को उस आंदोलन के अंदर इंकरेज करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा साइकिलिंग करने वाले या एक्सपर्ट्स लोग जो है वो उस आंदोलन के अंदर ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। तो आपका आंसर क्या होता है? नो करेक्शन रिक्वायर्ड। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे को कहता है गाइस, यहां पर अच्छे से समझना, इट वॉज थैंक्स टू हर राइटिंग्स। राइटिंग्स मतलब होता है लेखन के ऊपर, या जो भी चीज वो लिखती है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज का। तो यहां से पता लगता है कि मामला कैसा निकल कर आ रहा है, आपके पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। ये जो अप्रोच आप लोगों को बता रहा हूं ना, इस अप्रोच को बहुत अच्छे से समझा करो कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो उसके लेखन के लिए हम क्या करते हैं उसको, या उसकी राइटिंग्स के लिए उसको धन्यवाद था एक तरह से ये, दैट रीडर्स स्प्रेड हर नॉवल चैप्टर्स अक्रॉस वेरियस तेलुगु मैगजीन्स। ठीक है भाई, उसके जो रीडर्स थे वो क्या करते एक तरह से स्प्रेड करते उसके नॉवल चैप्टर्स को, किसके? अलग से वेरियस जो उसकी तेलुगु मैगजीन्स है, अलग अलग जो तेलुगु पत्रिकाएं है कंप्लीट है, उनमें भी उस चीज को स्प्रेड करते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर गाइस, सबसे पहला हर रीडर्स ऑलवेज सेंश्योर्ड। गाइस यहाँ पर एक आपके सेंश्योर वर्ड आया है, ठीक है, जिसका हिंदी मीन होता है आपके निंदा करना, जिसके लिए मैंने आपको बताया था लैम्पून। मैंने फिर कहा है वर्ड आपके आएंगे सारे के सारे। कंडेम्ड बताया था, लैम्पून बताया था आपको। तो पॉजिटिव में मामला, नेगेटिव में गया ऑप्शन रॉन्ग। ठीक है, रीडर्स नेवर रीड, नेवर नेगेटिव में जाता है तो रॉन्ग हो जाता है। हर रीडर्स अवेटेड, ये इसके रीडर्स जो थे वो हमेशा इंतजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे। क्लियर? किसकी? उसके नॉवल चैप्टर्स की। आ रही है बात समझ में? ठीक है,
तो ये यहाँ पर जम सकता है, लेकिन रुकेंगे ऊपर स्प्रेड भी है। और हर रीडर्स ऑलवेज एक्सप्लेन, और उसके जो रीडर्स थे, ठीक है, वो हमेशा एक्सप्लेन किया उन्होंने उसके नॉवल चैप्टर्स को। तो रीडर्स कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रीडर्स का मतलब होता है कि अगर कोई राइटर है, उस राइटर की चीज को पढ़े, तो ऐसी कंडीशन में ये भी हट जाता है। अब हमारे पास दो चीजें बची कि या तो ये कहता है कि रीडर्स ने स्प्रेड किया इस चीज को, ठीक है, या रीडर्स जो है वो उसकी बहुत सारी अलग अलग तेलुगु जो मैगजीन्स थी, तेलुगु पत्रिकाएं जो थी, उसमें उसके नॉवल चैप्टर्स के लिए उन्होंने क्या किया, इंतजार किया। तो ऑब्वियसली सी बात है, स्प्रेड नहीं करेगा, वो क्या करेंगे, रीडर्स अवेटेड करेंगे। तो ये गाइज आप लोगों का आंसर सी होता है। समझ आया हो तो डन है, डन कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, ये भी वापस नॉवेल्स के ऊपर है। ये कहता है इट वाज द पॉपुलैरिटी ऑफ नॉवेल्स, ये उसके नॉवेल्स की एक तरह से पॉपुलैरिटी थी, लोकप्रियता थी, दैट डिसहार्टन्ड फॉर हर फिल्म करियर, ठीक है, जो कि उसके फिल्मी करियर जो था, फिल्म करियर जो था, उसको डिसहार्टन इसने किया। देख लेते हैं। मैनी वीकलीज रोड ऑन फॉर हर ऑन हर फेम टू सेल कॉपीज। बहुत सी जो वीकलीज होती है, वीकलीज का मतलब होता है पत्रिकाएं, साप्ताहिक पत्रिकाएं जो होती है उनको क्या बोला जाता है, आपके वीकलीज। उन्होंने एक तरह से उसकी कॉपीज को सेल करने के साथ साथ उसमें प्रसिद्धि प्राप्त करी, पॉजिटिव मामला निकल कर आया। एंड दैट शी कुड डिस्टिंग्विश, जिससे कि वो क्या कर सकी, एक अंतर निकाल सकी या भिन्नता पहचान सकी या डिस्टिंग्विश डिफरेंसेज कर सकी हर राइटिंग स्टाइल, ठीक है, किसके अंदर, उसकी राइटिंग स्टाइल में, फ्रॉम हर कंटेम्प्रेरीज, किससे, उसके समकालीन जो लेखन जो थे, ठीक है, जैसे कि क्या क्या नाम था, लाइक लथा, संता देवी, ठीक है, एंड रंग नायकम हेल्प, ठीक है। अब मैं गाइज यहां पर अगर आपसे बात करूं, तो उसके फिल्मी करियर के अंदर जब आगे की सारी बात यहां पर पॉजिटिव वे में, और ये कर रही कि अंतर निकाल सकी उसकी राइटिंग स्टाइल में, जो कि पहले वो कंटेम्प्रेरीज लिखा करती थी, तो नेगेटिव सेंस के अंदर तो आपके मामला नहीं जाएगा, तो यहां से ये रॉन्ग होता है, तो आपके नो करेक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर अगर मैं कहता हूं उसके फिल्मी दरवाजों को बंद कर दिया, तो ये भी पॉसिबल नहीं होएगा, ये भी हट जाएगा। उसकी अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर दिया, फिल्मी अपॉर्चुनिटीज को, तो ये भी आपके रॉन्ग होता है। फिर आपके पास बचा दैट कॉल्ड, ठीक है, कॉल फॉर जो होता है किसी चीज को पुकारने के लिए होता है, तो ये नहीं जमेगा। तो आपके आंसर क्या होता है गाइस, दैट पेव्ड अवे। अरे ये बात समझ में, ठीक है, पेव अवे होता है किसी भी चीज के लिए पहला तो मार्ग प्रशस्त करना। मतलब इस चीज ने क्या था कि इसके नॉवल की जो पॉपुलैरिटीज थी, उन्होंने उसके फिल्मी करियर के लिए एक तरह से मार्ग को क्या कर दिया, प्रशस्त कर दिया, मतलब रास्ते खोल दिए, रास्ते बना दिए। और एक आपके यहां पर निकल कर आता है आइडिया में, इसको अच्छे से समझना, जो कि है आपके पेव अवे। पेव अवे जो होता है उसका मतलब होता है गाइज किसी भी चीज को इजियर बना देना, मेक इट इजियर फॉर समवन, किसी पर्सन के लिए किसी चीज को इजियर बना देने को, आसान बना देने को क्या बोला जाता है, आपके पेव अवे। तो वो चीज यहां निकल कर आती है कि उसके फिल्मी करियर को इन नॉवेल्स की पॉपुलैरिटी ने या इन नॉवेल्स की जो प्रसिद्धि थी, उन्होंने क्या कर दिया, उसके फिल्मी करियर को इजी बना दिया। तो दोनों सेंस में निकल गया कि इजी बनाने के सेंस में, और साथ ही साथ पेव्ड अवे जो होता है, या पेव करना, किसी भी चीज में मार्ग प्रशस्त करना, रास्ते खोल देने के लिए आपके यूज लिया जाता है। तो समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और डाउट हो तो पूछिएगा किसी भी तरह से। कोई डाउट नहीं है तो चलिए अगला देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6। ये समझ तो आ रहे होंगे आपको सब अच्छे खासे तरीके से, पूरा सेंस बेस है, ठीक है। ये कहता है सी सेड, उसने कहा, सी लेफ्ट द फास्टिंग एज इट कुड अफेक्ट सेफ्टी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। भाई फास्ट जो आप जानते हो, व्रत करना, एक तरह से जो हम फास्ट करते हैं उस चीज के उपवास के तौर पर यूज लिया जाता है, कि उसने कहा कि उसने फास्टिंग छोड़ दी, उपवास करना उसने छोड़ दिया, जैसा कि इट, फास्टिंग के लिए लग रहा है, जैसा कि ये क्या कर सकती थी, हमारी सेफ्टी को, सुरक्षा को, और प्रोडक्टिविटी जो होती है, उत्पादकता जो होती है, उसको अफेक्ट कर सकती थी, प्रभावित कर सकती थी। क्या चीज, व्रत रखना या उपवास करना, ठीक है, इसलिए उसने छोड़ दिया इस चीज को, ऐसा सेंटेंस हमारे को करता है। गिविंग एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते हुए, एक बस ड्राइवर जो थे, बस ड्राइवर्स हु हैव नीदर हैड ए ड्रिंक नॉर ईटन फॉर मोर देन 10 आवर्स,
भाई बस ड्राइवर्स जो होते हैं उन्होंने ना तो खाया ना ही पिया, कितने 10 घंटे से भी ज्यादा। तो इससे क्या है कि फास्टिंग करना छोड़ देगा इंसान। ऑप्शंस देखते हैं। ये कहता है कॉन्क्लूडेड द फास्टिंग, मतलब उस चीज के कंक्लूजन के ऊपर ये यहाँ पर निकली। तो जब जिस चीज से इसको पता था कि अफेक्ट कर सकती है, ठीक है, तो ये आपके रोंग होता है। फिर ये कहता है फियर द फास्टिंग, उसको डर हो गया किस चीज का, उपवास रखने का, उसको एक तरह से क्या हो गया, आपके डर हो गया। कंप्लीट है, तो ये हो सकता है। सी साइड द इफेक्ट्स ऑफ फास्टिंग, अब यहां पर इफेक्ट्स बताए क्या कहीं पे, बस इतना ही तो बोला है ना कि बस ड्राइवर जिन्होंने ना तो ड्रिंक ली, मतलब पिया कुछ, और ना ही खाया 10 घंटे से ज्यादा, तो उसका फर्क उसका इफेक्ट क्या पड़ा, तो इफेक्ट बताया यहां पर, क्लियर है। इसने तो खुद का इफेक्ट बताया कि ऐसा हो सकता है, तो ये आपके हट जाता है। और सी नेवर कंसिडर्ड फास्टिंग, और उसने कभी भी फास्टिंग रखने के बारे में सोचा ही नहीं। कंप्लीट है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि आगे जब यहां पर कंडीशन दी है तो ये भी हट जाता है। अब ये कहता है कि उसने फास्टिंग करना छोड़ दिया, और एक है कि उसको उपवास रखने का डर लगने लगा, उसे डर है कि उपवास करने से ऐसा नहीं हो कि कहीं पर सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी को वो चीज क्या कर दे, अफेक्ट कर दे। तो गाइज आपको जब किसी चीज का डर होता है तो उससे पहले उस चीज के परिणाम होते हैं आपके माइंड के अंदर, तो वो आपके अफेक्ट निकल कर आ रहा है कि इफेक्ट क्या क्या है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, फियर द फास्टिंग, ना कि लेफ्ट द फास्टिंग होगा। तो समझ आया हो तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा किसी भी तरह से, अगर आपको कोई भी डाउट हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को कहता है, while building global IT giants may have more to do with an appetite for growing a business rather than anything else। ठीक है भाई, जो एक तरह से वैश्विक ग्लोबल आईटी जो जाइंट्स है, आपके जाइंट्स मतलब होता है दिग्गजों को बोला जाता है, ठीक है, जैसे आईटी जाइंट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट है आपके, कंप्लीट है, तो ये आईटी जाइंट्स कहलाता है आपके। ठीक है, तो इनकी जो एक तरह से जो निर्माण है, या वैश्विक ग्लोबल आईटी जाइंट्स जो है, ठीक है, इनको जब बिल्ड करते हैं, मे हैव मोर टू डू विद एन एपेटाइट फॉर ग्रोइंग अ बिजनेस। ठीक है, इनको अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाने की जो एपेटाइट होती है, जो भूख होती है, किसके बजाय, एनीथिंग एल्स, बाकी सभी चीजों के बजाय। तो मिस्टर एक्स का जो असेसमेंट है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, वो क्या है, बहुत ही शार्प है वो चीज। आ रही है बात समझ में, ठीक है, मतलब मिस्टर एक्स का इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो असेसमेंट है, जो एक तरह से कंक्लूजन निकल कर आता है, वो कैसा है, बहुत ही शार्प है। क्लियर है, तो यहां पर अब मैं इस चीज को देखता हूं गाइज, क्लियर। तो एपेटाइट अगर किसी चीज की है, भूख अगर किसी चीज की है, तो आईटी जाइंट्स की जब बात हो रही है और इन चीजों को बना रही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा ही तो होगी ना, भूख उसी सेंस में निकल कर आती है। कंप्लीट, तो यहां जब मैं ऑप्शन देखता हूं तो ये कहता है हैव नथिंग टू डू विद। ठीक है, तो भैया किसी चीज की अगर आपको भूख हो रही हो, और फिर आप ये कह रहे हो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का जो असेसमेंट है, उसका जो आकलन है एक तरह से वो बहुत ज्यादा शार्प है, बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, तो नेगेटिव फॉर्म में तो ये जाएगा नहीं। कंप्लीट, फिर ये कहता है हैव डन मेनी थिंग्स टू क्रिएट एन एपेटाइट फॉर ग्रोइंग अ बिजनेस रेदर देन एनीथिंग एल्स। बाकी किसी चीजों से अगर हम देखें, उन चीजों के बजाय बिजनेस ग्रो करने की जो भूख है, कंप्लीट है, वो क्रिएट की गई है। तो भूख को क्रिएट नहीं किया गया है, भूख तो अपने आप, ये तभी तो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में कह रहा है कि ग्लोबल आईटी जाइंट्स क्या कर रहे हैं, इन चीजों को बना रहे हैं, तो ये हट जाता है। फिर नेगेटिव फॉर्म में हो रहा है हैव नेग्लेक्टेड, अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसे शार्प होगा, तो ये भी हट जाता है। और हैव रिक्वायर्ड, तो किसी चीज की जब जरूरत ही कंप्लीट हो रही है, तो इसका मतलब शार्प कंडीशन निकलेगी नहीं, तो ये भी हट जाता है। तो आपके फर्स्ट राइट है गाइज, जो ये कह रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा है ये चीज करने की, जिससे पता लगता है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसका जो असेसमेंट है, वो कैसा है, आपके बहुत तेज है, तीखा है, बहुत ज्यादा शार्प है। समझ आया तो डन कीजिए, डाउट हो तो पूछिएगा, किसी भी तरह से कोई डाउट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दैट इज अ पीपल आर ट्रूली क्रिएटिव। ठीक है भाई, एक लोग, पीपल जो है वास्तव में क्रिएटिव है, व्हेन दे आर एबल टू फैंटेसाइज द चैलेंजेस दैट देयर कंट्री फेसेज। क्लियर, मतलब ऐसे चैलेंजेस जो उनकी कंट्री जो है, ठीक है, वो एक तरह से क्या कर रही है, फेस कर रही है, उन चैलेंजेस को अगर वो फैंटेसाइज करते, उन पे केवल वो कल्पना करने के लिए योग्य है, तो इसका मतलब वास्तव में क्रिएटिव है। पॉसिबल नहीं है, तो ये आपके रॉन्ग होता है, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड।
फिर ये कहता है आर इन फियर ऑफ फेसिंग, ठीक है। तो आप एक चीज ये सोचिए गाइस कि जिन चुनौतियों से देश जूझ रहा है उन चुनौतियों को अगर लोग क्या कर सके जब वो क्रिएटिव कहलाएंगे वास्तव में, तो मतलब पॉजिटिव वे में मामला निकल रहा है ना। तो जब पॉजिटिव है तो इसका मतलब नेगेटिव वाले ऑप्शंस को हम एलिमिनेट करेंगे। अब ये कह रहा है फियर ऑफ फेसिंग, ये हट जाएगा। नेग्लेक्टिंग आ रहा है तो नेगेटिव में ये हट जाएगा आपके। आ रही है बात समझ में। फिर ये कहता है आर कंसिडरिंग, भाई दे आर कंसिडरिंग द चैलेंजेस, ठीक है भाई वो उन चैलेंजेस को कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। और एक एक कतार एबल टू कलेक्टिवली सरमाउंट, सरमाउंट मतलब क्या होता है, किसी चीज पर विजय पा लेना। ये वर्ड मैंने आपको कराया था, याद हो तो। हमारे सर जो है माउंट एवरेस्ट पे क्या कर रहे हैं, काबू कर रहे हैं, जीत पा रहे हैं, उसके पार जा रहे हैं। तो यही चीज यहां पर है कि अगर वो इस तरह के चैलेंजेस को पूर्णतया रूप से सरमाउंट कर रहे हैं, उन पे काबू पा रहे हैं, उन पे विजय प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो वास्तव में क्या है, वो ट्रूली क्रिएटिव है। तो आप लोगों का आंसर क्या होता है गाइज, बी होता है। समझ आया तो डन कीजिए, वो डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है देयर इज अबेटमेंट ऑफ ए टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी, ठीक है। टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी आप जानते हो, किसी भी तरह से कोई उत्पादकता हो, हार्मफुल प्रोडक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, एक तरह से टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी के तौर पर आपके यूज लिया जाता है। अरे ये बात समझ में, ठीक है। तो एक ये टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी का अबेटमेंट है। अबेटमेंट मतलब होता है चीजों को गलत वे में आप किसी को बहका देते हो, तो उसे क्या बोला जाता है, आपके अबेटमेंट बोला जाता है। वेयर बाई आर यूनिवर्सिटीज चर्न आउट यूथ। देखिए चर्न आउट का मतलब होता है गाइज आपके मंथन करना। किसी भी चीज के ऊपर अगर आप मंथन करते हो, सोचते हो, विचार करते हो, तो उसे बोला जाता है चर्न आउट, आपके बोला जाता है। हमारी यूनिवर्सिटीज जो है वो यूथ पर मंथन करते हैं विद ए पुअर ग्रास्प ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ऐसे यूथ जिनकी क्या है, किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे या सब्जेक्ट के ऊपर कमजोर पकड़ है, दैट दे आर सपोज टू रिवेल, ठीक है। और ऐसा सब्जेक्ट मैटर जिससे कि उनकी उम्मीद की जाती है उनसे कि वो इस चीज को प्रकट करे। तो ऐसी कोई बात होने रे गाइज की चर्न आउट करे और फिर रिवेल करने वाले सेंस में, ये रॉन्ग होता है। तो आपके नो करेक्शन रिक्वायर्ड इसके अंदर हट जाता है गाइज आपके। अरे ये बात समझ में, ठीक है। फिर ये कह रहा है दैट दे मे ग्रैब, जिसको वो ग्रैब कर सके। दे मस्ट नॉट लिव, ठीक है। तो नॉट सेंस के अंदर यहां पर यूज लिया नहीं जाएगा, क्योंकि उनसे ही तो हम बात कर रहे हैं कि जिनके सब्जेक्ट के ऊपर अगर पुअर ग्रेस्प है, तो ऐसी चीजों से ही तो हम जानकारी की बात करेंगे, तो ये भी हट जाता है। फिर ये कह रहा है दे आर एक्सपेक्टेड टू नो कंप्लीट, जहां पर उनसे उम्मीद की जाती है इस चीज की, क्लियर है, कि वो इस चीज को जाने। समझ आ रही है बात। क्योंकि यूथ के अंदर अगर किसी भी तरह से आपके सब्जेक्ट मैटर की अगर पुअर ग्रेस्प है, तो सब्जेक्ट मैटर के बारे में वो अच्छे से क्या करे, जानकारी ले, तो ये हो सकता है। और यहाँ दे सी विद ए हाई प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी की बात होगी नहीं, क्योंकि किसी चीज के अंदर ऑब्वियसली सी बात है, जब पुअर ग्रेस्प निकल कर आ रही है तो ये भी आपके हट जाता है। अब बचा दे में ग्रेप, कि वो उसके ऊपर ग्रैब कर सके। तो तुरंत नहीं, पहले चीजों को जाना जाता है, उसके बाद उस पर पकड़ बनाई जाती है आपके, कंप्लीट है। उस चीज को ग्रैब नहीं कर सकते स्टार्टिंग सिचुएशन में, तो ये भी हट जाता है। और आपका आंसर क्या होगा गाइस, दे आर एक्सपेक्टेड टू नो। समझ आए तो डन कीजिए, और डाउट हो तो पूछिएगा। चलिए और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये कहता है द होल प्रोसीजर created to a severe diminishing of credibility for one of the most crucial regulators of the country, ठीक है। मतलब अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं गाइस, तो सीवियर डिमिनिशिंग का मतलब होगा आपके एक तरह से, सॉरी, सीवियर डिमिनिशिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी होती है किसी भी चीज की विश्वसनीयता जो होती है, उसको हम आपके बोला जाता है। उसकी जो सीवियर डिमिनिशिंग हो रही है, डिमिनिश मतलब होता है कोई भी चीज को बहुत ज्यादा कम करना, डिमिनिश करने को। फॉर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल रेगुलेटर्स, ठीक है। क्रूशियल रेगुलेटर, रेगुलेटर आप जानते हो नियामकों को बोला जाता है, और क्रूशियल रेगुलेटर्स मतलब होगा महत्वपूर्ण नियामक। मतलब इस देश के जितने भी महत्वपूर्ण नियामक है आपके, ठीक है, उनमें से एक की जो है क्रेडिबिलिटी सीवियर रूप से क्या हो रही है, डिमिनिशिंग हो रही है। क्या चीज के कारण, द होल प्रोसीजर क्रिएटेड, भाई ये जो सारी प्रोसीजर है इसने इसको क्रिएट कर दिया है कंप्लीट। तो क्रिएट ये कर नहीं सकती,
आ रही है बात समझ में? क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण आपके रेगुलेटर्स है, उनके अंदर से एक की क्रेडिबिलिटी को कम क्या करने के लिए पॉसिबल हो रही है चीजें, तो देखते हैं। द होल प्रोसेस लेफ्ट टू एडमिनिस्टर टू ए सीवियर डिमिनिशिंग। तो अगर मैं आपसे यहां पर अगर बात करूं, क्लियर है, तो एक तरह से डिमिनिशिंग को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाने की बात यहां पर है नहीं, ठीक है। लेफ्ट कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर हम यूज करेंगे नहीं। द होल प्रोसीजर लेड टू ए सीवियर डिमिनिशिंग। लेड मतलब होता है किसी चीज को आगे ले जाना, और किस चीज के कारण, सीवियर डिमिनिशिंग को, या एक तरह से गंभीर रूप से इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, लेड कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं। आ रही है बात समझ? तो ये हो सकता है। और होल एक्शन डिमांड्स की अगर मैं बात करूं, तो हम यहां पर पहले इन चीजों को कम करने की बात कर रहे हैं, डिमिनिश की बात हो रही है, तो डिमांड होगी नहीं। और एक है होल एक्शन रिमेन टू स्प्रेड, तो कम करने की तो पहले ही हो गई, तो स्प्रेड करने की बात पॉजिटिव वे में निकलेगी नहीं, तो ये भी हटता है। तो गाइस आप लोगों का आंसर क्या होगा? द होल प्रोसेस हैज लेड टू ए सीवियर डिमिनिशिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी। भाई जो पूरी प्रोसेस है, पूरी जो प्रक्रिया है, उसने विश्वसनीयता को क्या कर दिया, एक तरह से गंभीर रूप से कम करा है। किस चीज की विश्वसनीयता को? इस कंट्री के जितने भी क्रूशियल रेगुलेटर्स होते हैं, महत्वपूर्ण नियामक होते हैं, उनमें से किसी एक की विश्वसनीयता को क्या कर दिया, एक तरह से गंभीर रूप से कम कर दिया। तो समझ आया तो डन कीजिए, डाउट हो तो पूछिएगा। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखनी गाइज, ये वाले जो है, ये मैं आपको वापस से दूंगा। आज भी इस तरह के कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको, तो इनको आप बहुत अच्छे से समझना है। ये सारा का सारा कॉन्टेक्चुअली सेंस भी है, ग्रामेटिकल चीज भी देखनी है। रीडिंग जितनी अच्छी होगी तब आप ऐसे क्वेश्चंस पे पकड़ बना पाओगे। लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा, इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपको एसबीआई क्लर्क में नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको तैयारी जो है उस लेवल से बहुत ज्यादा अच्छे लेवल की करा रहा हूं, ताकि अगर वहां पर कैसा भी क्वेश्चन आए, आप उसको इजी वे में और कम टाइम के अंदर आप उस चीज को निकाल सको। तो अगर आपको वाकई सेशन अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई हो, तो आप अपने कमेंट्स जो है, अपने ओपिनियंस जो है, वो आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हो इस वीडियो में। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हो, आप चाहते हो कि फ्री क्लासेज और इतना अच्छा कंटेंट जो है ये बहुत से बच्चों तक पहुंच सके, जिनके पैसों की कमी के कारण वो पढ़ नहीं पाते, तो वहां तक आप इनको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो बच्चा नया जुड़ा हो, अगर उसे वास्तव में सेशन अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जिसको पसंद नहीं आए वो बिल्कुल डिसलाइक करो, कमेंट्स के अंदर अपनी भड़ास निकालो, ठीक है। और आप लोग मुझसे और क्या एक्सपेक्ट करते हो, कि आप लोग कौन कौन से टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप पे आप लिख सकते हो। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, सबका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद आप सब।